जय हिंद। आज का क्लास बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 के ज्योग्राफी के मॉडल पेपर के ऊपर है, जिसके सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर को करने वाले हैं। आपको मैं बता दूं कि इस सभी प्रश्नों में से लगभग 25 से 30 प्रश्न आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के कॉपी में हूबहू देखने के मिलेगा। इसीलिए आप इस प्रश्न को अच्छे से याद करते चलिए। तो चलिए हम बिना देरी किए अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आप सभी को बता दूं कि आप सभी के पास अब समय बहुत ही कम है, ठीक है ना। और इस कम समय में ही पढ़कर हमें बेस्ट रिजल्ट पानी है, ठीक है। तो इस क्लास के करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपसे अगर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हम जब भी नए नए कोई क्लास लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है ना। क्योंकि यह संस्था आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 में बेस्ट रिजल्ट दिलाने का काम कर रही है, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी को हमारी बातें समझ में आ गई होगी। आशा है कि आप हमारे इस चैनल STM आर्ट क्लासेस से जुड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आप सभी को मैं सबसे पहले बता दूं कि यह ज्योग्राफी का पेपर है, ठीक है ना। और ज्योग्राफी में ऑब्जेक्टिव कुल 70 नंबर का ही पूछता है। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि 30 नंबर इसमें से प्रैक्टिकल रहता है, ठीक है ना। और प्रैक्टिकल का कॉपी उम्मीद है कि आप लोग लिखना भी शुरू कर दिए होंगे, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो 30 नंबर इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे और 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिलेगा, ठीक है ना। 30 ही ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं और आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में ही, ठीक है ना, 70 पूछेगा, ठीक है ना। 70 ऑब्जेक्टिव करेंगे और इस 70 में से आपको मात्र 35 ही बनाना पड़ता है। कितना बनाना पड़ता है? 35 ऑब्जेक्टिव को बनाना पड़ता है। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गई होगी। आज इस टेस्ट के माध्यम से, इस मॉडल शीट के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आप कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा कि आपने अभी तक कितनी तैयारी कर ली है, आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, अपने बेस्ट रिजल्ट के लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप लोग को बात तो समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो चलिए अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं और आपके क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन यही है कि इनमें से कौन है जो नरमा से संबंधित है, ठीक है ना। इनमें से नरमा जो है किससे संबंधित है? जूट से, कहवा से, ठीक है ना, कपास से, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जूट, कपास, कहवा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कपास। क्या हो जाएगा? कपास। नरमा जो है वह किससे संबंधित है? तो कपास से संबंधित है, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी। आपका ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि इनमें से कौन है जो आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, ठीक है ना। आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। जो संसाधन है, संसाधन या आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है। औद्योगिक भी है, आर्थिक भूगोल का क्षेत्र है। कृषि जो है यह आर्थिक भूगोल का ही क्षेत्र है। लेकिन यहाँ पे जो लिंग है, ठीक है ना, लिंग भूगोल या आर्थिक भूगोल का क्षेत्र नहीं है, यह जनसंख्या भूगोल का क्षेत्र है। तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा लिंग भूगोल, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको करा दिया गया है इससे पहले के क्लास में, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। बहुत सारे इसमें से उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे प्रश्न आप लोग को याद भी होंगे और इसमें से बहुत सारे प्रश्न हम लोग पिछले कई क्लास में करा दिया है, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि किसने नौ निश्चयवाद की संकल्पना की प्रस्तुति की। ये भी प्रश्न हमने कराया हुआ है कि नौ निश्चयवाद, ठीक है ना, की संकल्पना किसने प्रस्तुत की है, यानी नौ निश्चयवाद की विचारधारा किसने दी है? तो ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। किसने दिया था जी? ग्रिफिथ टेलर ने दिया था नौ निश्चयवाद की संकल्पना, या फिर रुको या जाओ, ठीक है ना, रुको और फिर जाओ का, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ग्रिफिथ टेलर करेक्ट उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? चौथा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है पूछ रहा है, ठीक है ना। अर्थात कि सघन है, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, अर्थात कि सघन कौन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आटाकामा है वह विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन नहीं है। तो आटाकामा विरल जनसंख्या क्षेत्र है। भूमध्य रेखीय प्रदेश ये भी विरल जनसंख्या क्षेत्र है। ध्रुवीय प्रदेश ये भी विरल जनसंख्या क्षेत्र है। लेकिन यहाँ पे जो दक्षिण पूर्वी एशिया है, यह क्या है? ये क्या है? यह सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो आपका ऑप्शन
सी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दक्षिण पूर्व एशिया विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित महादेशों में से किसमें जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। वृद्धि दर पूछ रहा है कि सर्वाधिक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है ना, अफ्रीका में वृद्धि दर सबसे अधिक है। वहीं अगर प्रश्न करता है कि सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर निवासित करती है, ठीक है ना, सबसे अधिक जनसंख्या किस महादेश में है, तो वह हो जाएगा एशिया। किस महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या है, तो एशिया। और कहाँ पे वृद्धि दर अधिक है, तो वह हो जाएगा अफ्रीका। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा, अफ्रीका में वृद्धि दर अधिक है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि जनांकीकी एक उपशाखा है। जनांकीकी, सबसे पहले मैं बता दूं कि जनांकीकी संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया था, तो नो एस्टिन ने दिया था। किसने दिया था, नो एस्टिन ने। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, अगर याद नहीं है तो लिख लीजिएगा, हमने पिछली भी क्लास में करा दिए हैं कि जनांकीकी संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया था, तो नो एस्टिन ने। वहीं पूछ रहा है कि जनांकीकी एक उपशाखा है, किसकी उपशाखा है, ठीक है, तो यहाँ पे जनसंख्या भूगोल की उपशाखा है। किसकी उपशाखा है जी, जनसंख्या भूगोल की उपशाखा है। उम्मीद है कि आपको लोग को सारे प्रश्न समझ में आ रही होगी, अच्छे से सभी प्रश्न याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि इनमें से कौन मानव विकास के संदर्भ में है, सॉरी मानव विकास के स्तंभ है। कौन जो है मानव विकास के स्तंभ है, अर्थात जो मानव विकास के लिए क्या है, महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। ठीक है, तो जो समता है, समता भी मानव विकास के लिए स्तंभ भी है। सतत पोषणीयता भी मानव विकास का स्तंभ है। उत्पादकता भी मानव विकास का स्तंभ है। अर्थात यहाँ पे आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी समता, सतत पोषणीयता और उत्पादकता मानव विकास के स्तंभ है। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न यहाँ पे याद कर लीजिएगा कि मानव विकास सूचकांक ये सिद्धांत किसने दिया था, तो डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि इनमें से कौन जो है जन स्थानांतरण, जन मतलब हो गया लोगों का स्थानांतरण प्रतिकर्ष कारक नहीं है। इनमें से कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, ठीक है ना, तो लोगों के एक जगह से दूसरे जगह जाने का प्रतिकर्ष कारक नहीं है, अर्थात कि अपकर्ष कारक है, जिससे लोग खुद से मतलब आकर्षित होकर जाते हैं। ठीक है ना, प्रतिकर्ष मतलब प्राकृतिक क्या हो गया, ठीक है ना, जो प्राकृतिक से प्रभावित होकर नहीं, खुद से मतलब अपने घटना से प्रभावित होकर जाते हैं, इधर से उधर जाते हैं, वो कारक पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो बेरोजगारी है, ठीक है, बेरोजगारी, ठीक है ना, प्राकृतिक हो जाएगा। ठीक है ना, महामारी भी है, ये भी प्रतिकर्ष कारक है, और जल संकट भी, ये भी प्रतिकर्ष कारक है। लेकिन यहाँ पे रोजगार के अवसर जो है, ठीक है ना, रोजगार के अवसर ये क्या है, अपकर्ष कारक है। अर्थात आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि इनमें से कौन जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था का सूचक है। अभी हमने बताया है एक और प्रश्न कि जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया है, तो डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया था। ठीक है ना, और वह क्या थे, एक अर्थशास्त्री थे। तो यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है कि जनांकीय संक्रमण का प्रथम अवस्था का सूचक कौन है, तो उच्च प्रजननशीलता और उच्च मर्त्यता, ये दोनों है जनांकीय संक्रमण के प्रथम अवस्था का सूचक है। ठीक है ना, उच्च प्रजननशीलता एवं उच्च मर्त्यता, अर्थात आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर। ठीक है ना, सारे प्रश्न को ऐसे ही अच्छे से कंप्लीट करते चलेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रही होगी और अभी याद भी होते चल रहे होंगे। ठीक है ना, याद भी करते चलिएगा। ठीक है ना, अगर हाँ आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि जब आपका बिहार बोर्ड एग्जाम का मतलब जिस दिन आपका एग्जाम होगा जियोग्राफी का, उस दिन भी इस क्लास को कर लीजिएगा। उससे क्या होगा, आप लोगों को सारे प्रश्न आपको रिवाइज हो जाएगा और यहाँ से 25 से 30 नंबर आपके कंप्लीट एक ही दिन में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है 10 नंबर कि किस विषय के विद्वानों ने मानव विकास सूचकांक विकासित किया है। ठीक है ना, किस विषय के विद्वान, किस विषय की पूछ रहा है। और यहाँ पे मानव विकास के सूचकांक किसने दिया है, तो डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया है। ठीक है ना, किसने दिया है, डॉक्टर महबूब उल हक। तो डॉक्टर महबूब उल हक जो है किस विषय के व्यक्ति थे, तो अर्थशास्त्री थे। क्या थे जी, अर्थशास्त्री थे। तो वहीं पूछ रहा है कि जो मानव विकास के सूचकांक दिए हैं महबूब उल हक, वह किस विषय के लेखक थे, तो अर्थशास्त्र के। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा अर्थशास्त्र। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न क्या करा है, 11 नंबर प्रश्न है
कि मानव विकास के लिए कौन उपागम प्रोपम अमर्त्य सेन से जुड़ा है। मानव विकास का ऐसा कौन सा उपागम है जो अमर्त्य सेन से जुड़ा है, तो क्षमता का उपागम, ठीक है ना, क्षमता का उपागम जो है वह अमर्त्य सेन से जुड़ा हुआ है। तो अर्थात आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि आरंभिक मानव अपने जीवन यापन के लिए किन गतिविधियों पर निर्भर करते थे। आरंभिक मानव मतलब जो प्राचीन के मानव थे, हमारे जो पूर्वज थे, प्राचीन आदि मानव जिसके बोलते हैं, वह किस गतिविधि पर निर्भर करते थे, अर्थात अपने जीवन को यापन करने के लिए क्या करते थे। तो क्या करते थे जी, पर्यटन, ये भी गलत है। चलचित्र, ये भी गलत है। शिक्षा करते थे, ये भी गलत है। प्राचीन मानव क्या करते थे, आखेट करते थे। क्या करते थे, आखेट मतलब होता है शिकार करते थे और भोजन का संग्रह करते थे, जैसे कि फल मूंद कंद ये सब क्या है उसका संग्रह कर लेते थे, इकट्ठा कर लेते थे और कई सालों तक उसको खाते रहते थे और जानवरों का शिकार करके खाते थे, ठीक है। तो वही प्रश्न है कि आरंभिक मानव अपने जीवन यापन के लिए किस गतिविधि पर निर्भर करते हैं, तो आखेट और संग्रह, अर्थात आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, ठीक है ना, 13 नंबर प्रश्न है कि चलवासी पशु चारक किस पर निर्भर करते हैं। तो चलवासी पशु चारक जो है वह पशु पर ही निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं, तो पशु पर ही निर्भर करते हैं, अर्थात आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोग हल कर रहे होंगे। और हाँ, अगर आप लोग को इसका उत्तर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और हाँ, एक और रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके, इस मॉडल पेपर का लाभ उठा सके, उसको भी पता चले कि हाँ हमने कितना पढ़ाई किया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि रेडियर जो है, रेडियर कहाँ पाए जाते हैं। रेडियर कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है ना। रेडियर कहाँ पाए जाते हैं, तो विषुवत प्रदेश में, ठीक है ना, अंटार्कटिक प्रदेश में या फिर भूमध्य सागरीय प्रदेश में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि रेडियर जो है वह अंटार्कटिक प्रदेश में पाए जाते हैं। किस प्रदेश में, अंटार्कटिक प्रदेश में, अर्थात आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। रेडियर क्या होता है जी, आगे बताते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि सीमेंट उद्योग आधारित है। सीमेंट उद्योग जो है किस पर आधारित है, तो सीमेंट उद्योग जो है खनिज पर ही आधारित है, ठीक है ना। किस पर आधारित है, तो खनिज पर ही आधारित है। जंगल पर तो आधारित हो नहीं सकता, रसायन पर भी नहीं है, जानवर पर भी नहीं है, ठीक है ना। तो सीमेंट उद्योग किस पर आधारित है, तो खनिज पर आधारित है, अर्थात आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न आ गया, ठीक है ना। 16 नंबर प्रश्न क्या करा कि इनमें से कौन औद्योगिक नगर है, औद्योगिक, ठीक है ना, औद्योगिक नगर कौन सा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आरा है, आरा तो ये बिहार में है, तो ये भी औद्योगिक नगर है ही नहीं, ठीक है ना। अरे तो औद्योगिक नगर होगा नहीं, ठीक है ना। बोकारो ये बोकारो जो है औद्योगिक नगर है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे अजमेर भी नहीं है ये, ठीक है ना, और लखनऊ भी नहीं है। बोकारो क्या है, एक औद्योगिक नगर है, अर्थात आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि इनमें से कौन जो है सलेज से संबंधित है। सलेज से संबंधित कौन है, तो रेंडियर है। ये रेंडियर क्या है जी, ठीक है ना। तो रेंडियर ध्यान से देखिए, ग्लेशियर पर, ग्लेशियर यानी कि बर्फीले इलाके, मान लीजिए कि ये सब क्या है, बर्फ है, मान लीजिए ये बर्फ बना दिया हमने, ठीक है ना। बर्फीले इलाके पर कुछ सवारियाँ चलती है, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये सवारी बना दी हमने, ये सवारी बना दी है, इस पे आप लोग बैठ गए हैं, ठीक है, मान लीजिए। और इसी को, ठीक है ना, बर्फ पर खींचने वाले एक जो होता है ना, जो इसको खींचता है, इस सवारी को जो खींचता है, उसी को बोलता है क्या, उसी को बोला जाता है रेंडियर, ठीक है ना। रेंडियर किसको बोलते हैं, इसी को रेंडियर बोलते हैं। मतलब जो इसको खींचता है इधर, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर इस सवारी को जो खींच कर ले जाता है, उसको क्या बोलते हैं, रेंडियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंडियर। जैसे कि ऊँट रेगिस्तान में घूमता है कि नहीं, उसी तरह रेंडियर क्या होते हैं, ये बर्फीले इलाके में पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। तो स्लेज किससे संबंधित है, तो रेंडियर से संबंधित है, ठीक है। अब अर्थात आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का प्रचालन कब हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग, ठीक है ना, भारत के राष्ट्रीय महामार्ग कब उद्घाटित किया गया था, तो सन 1995 में। कब हुआ था, 1995 में, अर्थात आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि 19 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन तृतीय क्रियाकलाप है। ये सारे क्रियाकलाप हमने पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप कौन है जी, तो बुनाई जो है प्राथमिक है, कृषि जो है ये भी प्राथमिक है, आखेट करना भी प्राथमिक है, ठीक है ना। व्यापार क्या है, ये तृतीय क्रियाकलाप है। कौन सा क्रियाकलाप है, तृतीय क्रियाकलाप है, ठीक है ना। और एक और प्रश्न आता है यहाँ पे कि दुनिया का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है। दुनिया का सबसे, विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है, तो वह है पर्यटन। कौन सा है जी, पर्यटन है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि क्रियाकलाप कौन है तृतीय क्रियाकलाप, तो आपका व्यापार सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि किस समुद्री मार्ग पर ऑकलैंड अवस्थित है। ऐसा कौन सा समुद्री मार्ग है जिसके ऊपर क्या है, जिसके मार्ग पर, ठीक है ना, ऑकलैंड अवस्थित है। तो दक्षिणी प्रशांत, ठीक है ना, दक्षिणी प्रशांत के समुद्री मार्ग पर ऑकलैंड अवस्थित है, अर्थात आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सारे प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा, यहाँ से 25 से 30 नंबर आपके बिहार बोर्ड में हूबहू देखने को मिलेगा तो मिलेगा ही, ठीक है। सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, ऐसे ही करके 2 से 3 आपको सेट देंगे, आपके सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएंगे। 35 में 35 आप पक्का है, 100% गारंटी है कि करके आएंगे। बस 2 से 3 क्लास और देंगे ऐसे ही सेट का, आपका सारे ज्योग्राफी का, भूगोल का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। और हाँ, इससे भी पहले हमने 2 क्लास लिए हैं, एक हिस्ट्री का, ठीक है ना, और एक पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है ना। पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का, ठीक है ना, दोनों का मॉडल सेट हमने करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है, अभी तक नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप उस क्लास को भी कीजिएगा। इन दोनों क्लासों को, ठीक है ना, इस दोनों क्लासों को मिलाकर हम लोग लगता है कि लगभग 150, ठीक है ना, हिस्ट्री का भी 150 और पॉलिटिकल साइंस का भी 150 ऑब्जेक्टिव कराया है, मात्र एक ही क्लास में, ठीक है ना। एक से आधा से 1 घंटा के क्लास में आपका 150 से 200 ऑब्जेक्टिव क्लास कंप्लीट कराया जा रहा है। कितनी अच्छी बात है ना, ठीक है ना। बस आप लोग मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई करते चलिए, समय बहुत कम है। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है कि किस नदी पर डुसेलडॉर्फ पतन अवस्थित है। किस नदी पर डुसेलडॉर्फ पतन अवस्थित है। तो राइन नदी। कौन सा नदी है जी, राइन नदी पर डुसेलडॉर्फ पतन अवस्थित है, अर्थात आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 22 नंबर प्रश्न है कि किस देश में खेतों से कारखानों तक दूध की आपूर्ति पाइपलाइन के द्वारा किया जाता है। ऐसा कौन सा देश है, ठीक है ना, ऐसा कौन सा देश है जहां खेत से कारखानों तक दूध की आपूर्ति जो होती है, ठीक है ना, वह पाइपलाइन के द्वारा होता है। तो नीदरलैंड, ठीक है ना, सॉरी न्यूजीलैंड। किस देश से, न्यूजीलैंड में, ठीक है ना, ऑप्शन डी है न्यूजीलैंड से, ठीक है ना, कि पाइपलाइन से क्या किया जाता है, दूध की आपूर्ति की जाती है, अर्थात आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत में मुक्त आकाश नीति, ठीक है ना, भारत में मुक्त आकाश नीति कब प्रारंभ हुई। भारत में मुक्त आकाश नीति कब प्रारंभ हुई। तो 1992 में। कब हुई जी, 1992 में स्काई पॉलिसी की आरंभ हुई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि कौन सी संस्था है जो प्रति वर्ष मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन करती है। ऐसी कौन सी संस्था है जो प्रति वर्ष मानव विकास की संस्था का क्या करता है, प्रकाशन करती है, ठीक है ना। ऑप्शन ए में है WHO, ऑप्शन बी में है यूनिसेफ, ऑप्शन सी में है UNDP, ऑप्शन डी में है ओपेक। तो मैं आपको बता दूं कि जो UNDP है, ठीक है ना, ऑप्शन सी, UNDP जो है मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन करती है प्रत्येक साल। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर की गहन कृषि, ठीक है ना, गहन कृषि पाई जाती है। गहन कृषि कहाँ की जाती है। तो गहन कृषि जो है दक्षिण पूर्व एशिया में की जाती है। बहुत सारे प्रश्न इसमें कराया हुआ है, ये भी प्रश्न कराया हुआ है, ठीक है ना, बहुत सारे प्रश्न। अभी पीछे में जितने सारे प्रश्न कराए हैं 25 में से आपको लगता है 20 प्रश्न आपको कराया हुआ है, ठीक है ना, 4-5 प्रश्न है जो आपको नए दिख रहे होंगे, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व एशिया में, ठीक है, गहन जीविका कृषि पाई जाती है, अर्थात आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि मिस्क, ठीक है ना, मिस्क का मुख्यालय कहाँ है। तो मिस्क का मुख्यालय CIS में है, ठीक है ना, CIS का मुख्यालय है, ठीक है ना। मिस्क का किसका मुख्यालय है, मिस्क जो है किसका मुख्यालय है। तो CIS का मुख्यालय है, अर्थात आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 27 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक भारत में कुल अनुसूचित भाषाएं, आधुनिक भारत में कुल अनुसूचित भाषाएं कितनी है, मतलब भारत में कुल मुख्य रूप से कितनी भाषाओं की दर्जा दी गई है। तो वह है 22 भाषाओं की, ठीक है ना, 22 भाषाओं की, ठीक है ना। कुल अनुसूची की संख्या कितनी है, 12 है। अनुसूची की संख्या 12 है, और अनुसूचियों की संख्या 12 में से जो 8वां अनुसूची है, उसी 8 अनुसूची में यह प्रावधान है कि कुल कितने भाषा है भारत में, ठीक है ना, 22 भाषाएं हैं, ठीक है ना। और 22 भाषाओं में सबसे भारत का राष्ट्रीय भाषा कौन सा है, तो हिंदी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी अनुसूची भाषाएं कितनी है, तो 22 हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में आर्यन भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है, आर्यन भाषा बोली जाती है। आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती पाई जाती है। ऐसा कौन सा प्रदेश है जहाँ पे प्राचीनतम नगरीय बस्ती किस प्राचीन सभ्यता में पाई जाती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हिस्ट्री का भी प्रश्न हो सकता है, ठीक है ना। हिस्ट्री का भी प्रश्न तरह दिख रहा है कि हिस्ट्री में नहीं है, जब आपके ज्योग्राफी में पूछा हुआ है कि नगरीय बस्ती कौन सी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी है, नगरीय बस्ती है। आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए किस तरह से घुमा कर प्रश्न दे रहा है, पर कितना घुमाया आप लोग इंटेलिजेंट है, आप लोग इसको सही करके आइएगा, ठीक है ना। बस दिल लगाकर अच्छे से पढ़ाई करते चलिए। अगला प्रश्न क्या करा कि प्रयाग एक उदाहरण है। प्रयाग किसका उदाहरण है, प्राचीन
शहर का, आधुनिक शहर का, मध्यकालीन शहर का, तो इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्राचीन शहर का ये क्या है, प्राचीन का शहर है, ठीक है ना। प्रयाग क्या है, प्राचीन शहर का है, ठीक है ना। एक उदाहरण है, प्राचीन में एक शहर है जिसका नाम क्या है, प्रयाग है। प्रयाग प्रशस्ति भी जिसको बोलता है, इतिहास में आप लोग पढ़े हुए होंगे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। हमने 30 प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है, बस बहुत सारे थोड़े से प्रश्न और बचे हैं, ठीक है ना। लगभग 40 प्रश्न बचे हैं, ठीक है ना। इसी तरह करके उम्मीद है कि आप लोग को समझ में भी आ रही होगी, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से बने रहिए वीडियो को अंत तक, सारे प्रश्न आपके दिमाग में दौड़ेंगे। और हाँ, अगर आपको इसका PDF नोट्स चाहिए, ठीक है ना, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ का, ठीक है ना, PDF नोट्स अपलोड कर दिए जाएंगे, वो भी फ्री में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या करा कि इनमें कौन सांस्कृतिक शहर का उदाहरण है। सांस्कृतिक शहर का उदाहरण कौन है, तो पुष्कर जो है सांस्कृतिक शहर का उदाहरण है। पुष्कर क्या है, सांस्कृतिक शहर का उदाहरण है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि मऊ का उदाहरण है। मऊ, मऊ क्या उदाहरण है, मऊ क्या है, ठीक है ना। मऊ किसका उदाहरण है जी, तो मऊ जो है औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है ना। मऊ क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है ना। मऊ एक औद्योगिक क्षेत्र है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा कि निम्नलिखित में कौन भूमि उपयोग वर्गीकरण नहीं है। भूमि उपयोग वर्गीकरण नहीं है पूछ रहा है, तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र, ठीक है ना, कृषि योग्य भूमि या फिर प्रतिभूमि, ये सब तो है। लेकिन जो सीमांत भूमि है, सीमांत भूमि ऑप्शन डी, ये क्या है, शुद्ध भूमि का भूमि उपयोग का वर्गीकरण नहीं है, अर्थात आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो हरित क्रांति का संबंध फसल से है। कितना इजी प्रश्न पूछा है, ठीक है ना। हरित क्रांति का संबंध किससे है जी, तो फसल से है, ठीक है, फसल से है। आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन जो है कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कॉफी उत्पादन, ठीक है ना, कॉफी उत्पादन में भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है। कौन सा है, कर्नाटक है। और कर्नाटक कहाँ है, तो पश्चिमी घाटों में है। कहाँ है जी कर्नाटक, पश्चिमी घाटी में है, अर्थात आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोग को समझ में आ रही होगी। और आपको इसका उत्तर मालूम हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। आपको जो भी बातें करनी है, ठीक है ना, कोई भी आपको परेशानी हो रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में करके परेशानी को अपने बताइएगा, उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, ठीक है ना, 36 नंबर प्रश्न है कि भरमौर जनजाति किस क्षेत्र में, किस राज्य में है। भरमौर जनजाति है वह किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में है। किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को हमारी जो वीडियो है उसको लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक है ना। लाइक कीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ते रहे, आप लोग के लिए अच्छे अच्छे क्लास लाते रहे, ठीक है ना। तो लाइक कर दीजिएगा, आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या करा कि झाबुआ जिला किस राज्य में स्थित है। झाबुआ जिला जो है वह कहाँ स्थित है, तो झाबुआ जिला मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा 38 नंबर की इनमें से किसमें सर्वाधिक ग्रामीण बस्तियां, ग्रामीण आबादी है। किसमें जो है सर्वाधिक ग्रामीण यानी गाँव की आबादी है, तो चंडीगढ़ तो शहरिया सब रहता है, लक्षद्वीप भी शहरिया से रहता है, दिल्ली भी शहरिया से रहता है, दादर और नागर हवेली, दादर और नागर हवेली क्या है, एक ग्रामीण आबादी वाला क्षेत्र है। आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर की ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है। कितना इजी प्रश्न पूछा है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है जी, तो कैनबरा में है। कहाँ राजधानी है इसकी, कैनबरा में है। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या करा कि सनगढ़ की संकल्पना किसने दी थी। संगलम की सनगढ़ की संकल्पना किसने दी थी, तो पैट्रिक गिडिज ने दिया था। किसने दिया था, पैट्रिक गिडिज ने। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अच्छे से याद कर दीजिएगा सारे प्रश्न को, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या करा कि झारखंड में कोयला खान कहाँ है। झारखंड में कोयला जो है वह कहाँ है, तो झारखंड के झरिया में कोयला खान है, ठीक है ना। झारखंड के झरिया में क्या है, कोयला खान स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि घाटशिला कहाँ स्थित है। घाटशिला, घाटशिला कहाँ स्थित है, तो ये भी झारखंड में ही है। झरिया भी और घाटशिला भी झारखंड में ही स्थित है, और झरिया में कोयला अधिक पाया जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। घाटशिला झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न क्या करा कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना केंद्र कहाँ है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है जी, तो डिगबोई में है। कहाँ है, डिगबोई में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा कि इनमें से कौन राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को वाराणसी होकर जोड़ता है। अब कितना इजी सवाल पूछ रहा है, ठीक है ना। देखिए लास्ट में कितना इजी सवाल पूछ रहा है, तो आप सभी एक बता देते हैं, ठीक है ना।
राज की बात बता देते हैं कि आप जब एग्जाम बोर्ड में कॉपी लिखने चाहिएगा, ठीक है ना, या फिर आप जब ऑब्जेक्टिव को बनाते हैं, ठीक है ना, तो पीछे से बनाइएगा, ज़्यादा कोशिश कोशिश कीजिएगा कि पीछे से, क्योंकि पीछे जो होता है, ठीक है ना, अक्सर अक्सर देखा गया है कि साढ़े 100 प्रश्न देता है या 70 प्रश्न देता है, तो पीछे जो प्रश्न देता है 100 से जो पीछे, मतलब 100, 99, 98, ये जो सारे प्रश्न देता है वह एकदम ईजी प्रश्न रहता है, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिएगा कि पीछे से बनाने की, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कितने ईजी सवाल दे रहा है, अब पीछे आकर पीछे, ठीक है ना। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को वाराणसी से होकर जोड़ता है, वह कौन सा है, तो NH2 है। जो NH2 राष्ट्रीय राजमार्ग है वह दिल्ली और कोलकाता को वाराणसी से होकर जोड़ता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो दक्षिण में मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो सिकंदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है, सिकंदराबाद में स्थित है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि इनमें से कौन कहाँ अनुसूचित है, ठीक है ना, कहाँ जो है अनुसूचित जनजाति की संख्या नहीं है, पूछ रहा है। अनुसूचित जनजाति की संख्या कहाँ नहीं है, तो पंजाब में तो नहीं है, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड में है। तो आपका ऑप्शन एक क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा पंजाब। पंजाब में अनुसूचित जनजातियों की संख्या नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या करा कि तारापुर का संबंध किससे है, तारापुर का संबंध किससे है जी, नाभिकीय ऊर्जा या फिर परमाणु ऊर्जा से संबंध है तारापुर का। आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा है कि इनमें कौन धार्मिक नगर है, धार्मिक नगर जो है इनमें से कौन जो है धार्मिक नगर है, तो जो इटारसी है, ये भी नहीं है, कांडला भी नहीं है, कटनी भी नहीं है। आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है ना। इनमें से जो तीनों है, तीनों भी ये धार्मिक नगर नहीं है, ठीक है ना। धार्मिक नगर है, ठीक है ना, मतलब इन नहीं है, ये तीनों धार्मिक नगर नहीं है। बाकी इनमें से जो द्वीप है, तो इनमें से नहीं है, तो कोई नहीं है, ठीक है। चलिए आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है कि इनमें कौन लौ इस्पात केंद्र नहीं है, लौ इस्पात केंद्र जो नहीं है, भिलाई लौ इस्पात केंद्र है, दुर्गापुर भी लौ इस्पात केंद्र है, बोकारो भी लौ इस्पात केंद्र है, लेकिन जो आगरा है, आगरा लौ इस्पात केंद्र नहीं है। आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा आगरा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 50 नंबर प्रश्न क्या करा है कि इनमें से कौन जो है सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है, सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र कौन सा है, तो कानपुर, कानपुर तो नहीं है, नागपुर ये भी नहीं है, सोलापुर, सोलापुर क्या है जी, सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 51 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि इनमें कौन औद्योगिक नगर नहीं है, औद्योगिक नगर मतलब उद्योग वाला क्षेत्र नहीं है, ठीक है। तो जो भद्रावती है औद्योगिक नगर नहीं है, ठीक है। औद्योगिक नगर है यहाँ पे कोटा, कोटा में क्या है जी, एक शैक्षिक नगर है, यानी शिक्षा शिक्षा ज़्यादा मिलती है, ठीक है ना। आपको सुना ही होगा कि कोटा में अच्छी पढ़ाई होती है, तो कोटा क्या है, एक शिक्षक संस्थान है, ठीक है ना, शिक्षक संस्था है, शिक्षा से संबंधित संस्था है। बाकी ये तीनों क्या है, यह शिक्षा से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। ये शिक्षा से संबंधित है, और जो कोटा है, सॉरी, ये जो तीनों है ये शिक्षा से संबंधित नहीं है, और कोटा क्या है, शिक्षा से संबंधित है। अर्थात आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि औद्योगिक नगर नहीं, कौन नहीं है, तो कोटा जो है औद्योगिक नगर नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं कि इनमें कौन भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन नहीं है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन नहीं है, तो जो मुंबई है वह पूर्वी तट पर नहीं है। कौन से तट पर नहीं है, पूर्वी तट पर नहीं है, बल्कि पश्चिमी तट पर है, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि समझ में आगे होगी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग अपने अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है ना, याद भी आप लोग को हो रहा होगा, ठीक है। चलिए बस थोड़ा सा प्रश्न और बचा है, अच्छे से कर लेते हैं सारे प्रश्नों को कंप्लीट। और हाँ, अगर आप लोग को क्लास अगर समझ में आ रही होगी, ठीक है ना, तो एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। हमको उम्मीद है कि आप लोग लाइक कर दिए होंगे, ठीक है ना। और नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, ठीक है ना। ऐसे ही अच्छे अच्छे क्लास लाएंगे आपके लिए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या करा कि मीटर गेज संबंधित है, मीटर जो गेज है, मीटर गेज वह किससे संबंधित है, तो मीटर गेज रेल मार्ग से संबंधित है। किससे संबंधित है, रेल मार्ग से संबंधित है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्या है कि लिग्नाइट, लिग्नाइट संबंधित है तो कोयला से, लिग्नाइट किससे संबंधित है जी, कोयला से। ऑप्शन सी, कोयला के 4 प्रकार होते हैं, है कि नहीं, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिन और पीट, जिसमें से एंथ्रासाइट सबसे क्या होता है, अच्छा होता है, और पीट जो होता है सबसे खराब किस्म का कोयला होता है। तो यहाँ पे लिग्नाइट किससे संबंधित है, तो कोयला से। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है 55 नंबर की इनमें कौन स्वर्ण कॉलर वाला सेवा है, स्वर्ण यानी सोने के कॉलर वाला सेवा कौन सा है जी, तो पंचम है। कौन सा है, पंचम है। और लाल वाला कौन सा है, तो प्राथमिक है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। स्वर्ण कॉलर सेवा कौन सा है, तो पंचम है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन मृदा अपरदन का कारक नहीं है, मृदा अपरदन का कारक नहीं है, ठीक है ना। और देखिए कौन है, ऋतु क्षरण, ठीक है ना, ऋतु जब बदलता है तो इस मृदा अपरदन का कारण है। वनों का उन्मूलन जो होता है, वनों की खुदाई या फिर वन अपरदन होता है, वो भी तो मृदा का अपरदन का कारण है। अफवाह भी है, ठीक है ना।
चारण, चारण क्या है? मृदा अपरदन का कारक नहीं है, अर्थात आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि इनमें से कौन जो शहर है, सॉरी कौन अरहर मतलब दाल, तुर जिसको बोलते हैं, दाल के उत्पादन में अग्रणी है? ऐसा कौन सा राज्य है जो अरहर दाल के लिए सबसे आगे है? तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में अरहर दाल सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किससे है? तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान टाइगर से है, ठीक है ना, बंगाल टाइगर से। किसका जी? बंगाल टाइगर से। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बस थोड़े से प्रश्न हो रहे हैं, ठीक है ना। देखिए 60 नंबर, सॉरी 59 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि भरतपुर पक्षी अभयारण्य का नया नाम क्या है? भरतपुर पक्षी अभयारण्य जो है उसका नया में नाम चेंज कर दिया गया है अभी अभी, तो उसका जो नया नाम क्या है? तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान उसका नाम करके चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 60 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है? तो जल जो है नवीकरणीय स्रोत है, सौर भी नवीकरणीय स्रोत है, पवन भी नवीकरणीय स्रोत है, ताप जो है क्या है? अनवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि इनमें से कौन भूतापीय ऊर्जा से संबंधित है? भूतापीय ऊर्जा से कौन जो है इसमें से संबंधित है? तो लंबा घाटी, लंबा घाटी क्या है? भूतापीय ऊर्जा से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि बंगाल रूबी का संबंध किस खनिज से है? बंगाल रूबी का संबंध किस खनिज से है? तो अभ्रक से है। किस खनिज से है जी? अभ्रक से है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं कि इनमें से कौन जो है एक नियोजित नगर है? नियोजित नगर कौन है? ठीक है, तो नियोजित नगर जो है चंडीगढ़ क्या है? नियोजित नगर है, ठीक है। चंडीगढ़ या फिर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा जो है वो भी एक नियोजित नगर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चंडीगढ़ एक नियोजित नगर है, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन उत्तर भारत का नगर नहीं है? उत्तर भारत का नगर नहीं है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, उत्तर भारत का नगर नहीं है। तो जो धनबाद है उत्तर भारत का ही नगर है, आगरा भी है उत्तर भारत का नगर है, श्रीनगर जो उत्तर भारत का नगर है, पुणे, पुणे जो है उत्तर भारत का नगर नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 65 नंबर प्रश्न क्या करा कि इनमें से कौन प्रमुख चावल उत्पादक राज्य नहीं है? कौन ऐसे राज्य है जो चावल उत्पादक राज्य नहीं है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में चावल की उत्पादन होती है, पश्चिम बंगाल में होती है, बिहार में होती है, राजस्थान में नहीं होती है, ठीक है ना। होती है थोड़ी सी कम मात्रा में, लेकिन राजस्थान में नहीं होती है। तो अर्थात आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 66 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन उत्तर भारत की नदी है? उत्तरी भारत की नदी कौन है? तो पेरियार जो है ये तो नहीं है, कृष्णा है ये भी नहीं है, ठीक है ना। गोमती, गोमती क्या है जी? उत्तर भारत का नगर है। गोमती क्या है? उत्तर भारत का नगर है, अर्थात आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि अंकलेश्वर किस राज्य में स्थित है? अंकलेश्वर जो मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है। किस राज्य में है जी? गुजरात में है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इनमें से कौन जो है, इनमें से, ठीक है ना, इनमें से शिव समुद्रम का संबंध किससे है? शिव समुद्रम का संबंध किससे है? तो शिव समुद्र का संबंध जल विद्युत से है। किससे है? जल विद्युत से है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है इनमें कौन प्रदूषक है? ठीक है ना, प्रदूषक कौन है जी? तो शीशा तो नहीं है, जस्ता भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? प्रदूषक है। सल्फर डाइऑक्साइड एक प्रदूषक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन हेपेटाइटिस का कारक है? ठीक है ना, हेपेटाइटिस जो बीमारी है वह किसके कारक होती है? तो जल प्रदूषण के कारण होती है। किसके कारण होती है जी? जल प्रदूषण के कारण होती है। आज हमने 70 प्रश्न, ठीक है ना, कंप्लीट कर लिए। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोग को याद हो गए होंगे। बढ़ते हैं अब सब्जेक्टिव के लिए क्या करना है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्टिव में कितने प्रश्न पूछते हैं, ध्यान से देखिएगा पहले, ठीक है ना। सब्जेक्टिव में लगभग 20 लघु तरीके पूछा जाता है, ठीक है ना, जिसमें से मात्र आपको 10 ही बनाना है, ठीक है ना। 20 पूछेगा और मात्र 10 बनाना है, ठीक है ना। कितना बनाना है जी? 10 बनाना है। यहाँ पे हम आज केवल आप लोग को क्वेश्चन दे देते हैं, इसका उत्तर आप लोग खुद से खोज के लिखिएगा, नहीं तो अगले क्लास में हम इसका उत्तर लेकर आएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे हम 20 प्रश्न नहीं लाएंगे, लगभग 50 प्रश्न लाएंगे और उस 50 प्रश्न में से आपको 10 ही बनाना है। आपके बिहार बोर्ड कितना देता है? 10 ही देता है बनाने के लिए। तो हम मात्र 50 सब्जेक्टिव को लेकर आएंगे, ठीक है ना। 85 सब्जेक्टिव लेकर आएंगे। ऐसे सब्जेक्टिव रहेंगे जहाँ से आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना, 2024 एग्जाम में 20 प्रश्न में से 20 प्रश्न रहेंगे, ठीक है ना। 20 या फिर 10 कहिए, लेकिन 10 तो 100% गारंटी है कि 10 तो रहेगा और उस 10 ही को ही बनाना है आप लोग को, ठीक है ना। आंसर के साथ साथ बनाना है। सारी चीज़ें बताएंगे कैसे। यहाँ पे हम क्वेश्चन दे देते हैं, पहले उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो सके तो आप लोग इसका उत्तर खुद से लिखिएगा, नहीं तो हम इसका उत्तर तो कराने वाला ही है, ठीक है। देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन आया है। मानवतावाद क्या है? उत्कर्ष प्रतिकर्ष
परस्पर कारक में अंतर, उत्पादन संख्या, ये सारे प्रश्न, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा डायरेक्ट आपके एग्जाम में, ठीक है ना। बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेगा। सारे प्रश्नों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, भारत में 2 चाय का उत्पादन क्षेत्र राज्यों का नाम चाहिए। कितनी इजी प्रश्न पूछा है। इसी तरह के प्रश्न पूछेगा कि बायोगैस क्या है। देखिए कितने आसान प्रश्न पूछा हुआ है। भारत के 2 परमाणु ऊर्जा उत्पादों के नाम लिखना है। स्वतः पूछने से सब क्या समझते हैं। 20 प्रश्न कंप्लीट हो गए। ये लघु उत्तरीय है, ठीक है ना, जिसमें से 10 बनाना होता है, 20 नंबर के लिए होता है। और दीर्घ उत्तरीय में भी आपको देगा कितना, 6 प्रश्न देगा, ठीक है ना, जिसमें से आपको 3 ही बनाना पड़ता है, 5 नंबर का होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब रिक्शा ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आप लोग सारे प्रश्न का उत्तर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, क्लास समझ में आया होगा, सारे प्रश्न आप लोग को याद हो गए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। अभी फिर से कहते हैं, और अपने दोस्तों के पास शेयर करके बस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।